जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम लोग इतिहास के पन्नों पे जोर डालते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे लोधी वंश के बारे में। आखिर में लोधी वंश की स्थापना कैसे हुई, लोधी वंश की स्थापना से लेकर और लोधी वंश के अंत तक यानी मुगल काल तक के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। मुगल काल की स्थापना कैसे हुई। उनसे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इतिहास से रिलेटेड अगर कोई न्यू कंटेंट बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। दोस्त अगर लोधी वंश की हम लोग बात करें तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वे था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी अब लोधी वंश का संस्थापक कैसे बना। दोस्त अगर हम लोग बहलोल लोधी की बात करें तो बहलोल लोधी ने सोयद वंश के अंतिम शासक आलाम यानी अलाम शाह को मारा और मारने के बाद बोलता है जो अब ना तो हम किसी के पूर्वज, ना तो मेरा कोई पूर्वज था आलाम शाह और ना ही हम आलाम शाह का सेनापति थे, तो आखिर में हम सोयद वंश ही क्यों रखे। उन्होंने लोधी वंश की स्थापना कर ली और यहीं से जो है लोधी वंश की आरंभ होती है। और लोधी वंश का संस्थापक जो था वे बहलोल लोधी था। कौन था संस्थापक मेरे दोस्त लोधी वंश का? तो बहलोल लोधी था। और बहलोल लोधी और लोधी वंश जो था वे पहला भारत का अफगान वंश था। क्या था? लोधी वंश जो था वे भारत का पहला अफगान वंश था। अब बहलोल लोधी ने क्या किया, बोला क्या जो भाई जैसे हम हराम शाह को मारे हैं उसी प्रकार से हमें भी तो कोई मार सकता है, हमारा क्या पता हमें भी कोई टपका देगा। उनसे पहले बोला क्या जो अरे भाई जब नाम चलाना हो ना, कम से कम जब नाम चलाओगे तबे पहचान बढ़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, एक सिक्का चलाई। सिक्का का नाम रखा बहलोली सिक्का। बहलोली सिक्का, नाम भी बहलोल लोधी और सिक्का भी बहलोली सिक्का। ठीक है, उन्होंने पूरी राज्य में जो है बहलोली सिक्का चलाया। दोस्त इनका सिक्का जो है मुगल काल तक चला। इनका सिक्का मुगल काल तक चला, कोई भी नहीं चेंज किया। जो भी शासक आता था उन्होंने अपने नाम की, बाबर आया तो बाबर भी अपने नाम की सिक्का भी चलाता था और बहलोली सिक्का भी चलाता था। ठीक है, उनके बाद जो है बहलोल लोधी ने सरदारों को क्या कह कर बुलाते थे, तो मकसद है यानी मकसद है अली कह के सरदारों को बहलोल लोधी बुलाते थे। और बहलोल लोधी जो है वे दूसरे की इज्जत और सम्मान करने में सबसे आगे था। अब किसी भी राजा को इतना भी ना सम्मान, यानी कोई भी राजा जो है अपने मंत्री को इतना ना सम्मान करे कि मंत्री राजा के कपार पे चढ़ जाए, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा, नहीं होगा। अब बताइए ऐसा कोई करता है क्या? अब जैसे ही राजा आया तो सब राज दरबार में खड़े होते हैं। अब जब है राजा राजगद्दी पे जब तक बैठेगा नहीं तब तक कोई मंत्री तो बैठ नहीं सकता है। अब ये राजा ऐसा था, बोला क्या जो सब बैठ जाइए, और सब बैठता था, उसके बाद ये राजा बैठता था अपनी राजगद्दी पे। ठीक है, कौन? तो बहलोल लोधी। उसके बाद जो है 1487 में एक युद्ध हुआ जिसमें गवर्नियर शासक को पराजित कर दिया। अब 1487 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसमें गवर्नियर शासक को पराजित कर दिया। ठीक है, अब बहलोल लोधी ने यानी सरदारों को मकसद ए अली कह के बुलाया। अब बहलोल लोधी ने गवालियर के शासक रायकर्ण को 1487 ईस्वी में, राजा का नाम था रायकर्ण, रायकर्ण को 1487 ईस्वी में पराजित कर दिया। अब उसके बाद क्या करे बेचारा, जैसे ही पराजित किया तो अब बूढ़ हो गया, बूढ़ा था तो अब बोला क्या जो हट किसी को जो फिर से यानी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है अब तू हटो, अब उसके बाद हम जो है नया शासक लाते हैं। तो अब बेचारा बूढ़ा था, अब क्या करे। अब इनके साथ तो राजपाट चलाया नहीं जाता था, तो उन्होंने जो है सिकंदर लोधी, जो इनका अगला शासक बना लोधी वंश का, वे सिकंदर लोधी था। और सिकंदर लोधी जो है वे योग्य शासक था। क्या था? सिकंदर लोधी एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा क्या जो अरे बाबा सब तो अपनी अपनी नाम की जय जयकार लगवाने के लिए क्या क्या नहीं करता है। कोई सिक्का चलाता है तो कोई खुदरा पर बांटता है, कोई कुछ करता है, तो हम क्यों पीछे रहे। उन्होंने क्या किया, आगरा शहर का स्थापना कर दी। कितना में? तो 1504 ईस्वी में। अब जैसे ही अब सरकार को भी सोचना चाहिए। अब एक मिनट हम बात बताते हैं। अभी अगर हम लोग पटना की अगर जनसंख्या की बात करें तो पटना जो सिटी है वे इतनी बढ़ चुकी है न, जिसमें 4 गुना लोग ज्यादा जाके एक्स्ट्रा लोग रहने लगे हैं। अब वही पटना के साइड में अगर हाजीपुर है, अगर दूसरे को अब
कोई अगर जाता है ज़मीन खरीदने के लिए पटना, उसको बोल दीजिए जो हाजीपुर लग यानी चले जाइए, और बीच में नदी है, नदी पार करने में कितना 3 से 4 मिनट लगता है, जाके हाजीपुर में ज़मीन खरीद लीजिए, ज़मीन भी सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन वे इंसान पटना ही क्यों भागता है? क्योंकि उतना फैसिलिटी दिया हुआ है। अगर सरकार अगर चाहे, वे जो गंगा सेतु पे जो पुल बना हुआ है, उन पुल पे हाई ट्रैफिक कभी भी पड़ सकता है। जब सरकार अगर चाहे ना, तो वो उनके साइड में एक बाईपास रोड दे दे पुल के ऊपर से, यानी पुल के साइड से एक बाईपास रोड दे दे गंगा सेतु पे। अब बोले क्या जो इस पे केवल लोकल आदमी ट्रैवल करेगा? जैसे ही सरकार ये नियम लाएगा, तो इनसे क्या होगा, हाजीपुर शहर यानी हाजीपुर जो है वे भी विकसित होने लगेगा। अब नया शहर का निर्माण हो जाएगा, उनसे और अधिक बेनिफिट मिलेगी। लेकिन ऐसा तो करेगा नहीं। ठीक है, अब बिहार जाने, अब उनमें अब उधर भी नहीं जाने को उतना राजनीतिक धार्मिक में ज़्यादा टांग हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब 1504 ईस्वी में जैसे ही आगरा शहर की स्थापना की, तो अब कहा जो अब क्या करे यार, स्थापना तो कर दिए, शहर भी बहुत अच्छे से बन गया, तो उन्होंने 1506 ईस्वी में उसी को राजधानी अपना बना लिया। कौन? तो सिकंदर लोदी जैसे ही 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की, उनके बाद जो है 1506 ईस्वी में खुद उसी को राजधानी बना लिया। उसके बाद गुलसुड़ी नामक एक पत्रिका लिखवाया, यानी लिखा। कौन? तो सिकंदर लोदी जो है गुल सुखी पत्रिका यानी गुलसुखी नामक पत्रिका लिखा। उसके बाद जमीन के पाइमर्स के लिए गज ए सिकंदकारी नामक मापक बनवाया। अब जमीन को नापने के लिए उन्होंने एक गज ए सिकंदारी नामक एक मापक को बनवाया, जो कि 30 इंच के बराबर था। कितना? 30 इंच के बराबर था। एक जमीन को नापने के लिए मापक था, जिसका नाम रखा गज ए सिकंदारी नामक मापक जो बनवाया, वे 30 इंच का बड़ा था। उसने जो है खाद्य पदार्थ पे से कर को हटा दिया। क्या किया? खाद्य पदार्थ से कर यानी कर को हटा दिया। अब तजिया एवं मजार पर जाने से महिलाओं को प्रतिबंधित कर दिया। अब कहिएगा जो ये मजार क्या होता है भाई? तजिया तो सब जानता है, जो हर किसी के गांव में निकलता है, तो वहां पर जो है सब जाता है तजिया पे। अब दोस्त मजार क्या होता है? अब कोई राजा अगर मरता है, तो उसका अगर हम लोग कब्र बनवाते हैं, तो उसको हम लोग मकबरा कहते हैं। अब कोई धार्मिक व्यक्ति अगर मरे, जैसे कि जो इस्लाम धर्म को मानता है, जो बड़े धार्मिक हो और धर्म में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हो, तो उनको जो है हम लोग, वे जब डेथ करेगा, उसका जो कब्र होगा, तो उसको हम लोग मजार कहेंगे। ठीक है, अब जो होता है, और आम इंसान जब मरता है, तो उसको हम लोग कब्र कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है तजिया और मजार पर जाने से महिलाओं को प्रतिबंध लगा दिया। आज भी देखिएगा आप लोग, गांव शहर में अगर तजिया निकाला जाता है, तो उसमें केवल पुरुष तो आता है, महिला नहीं के बराबर आती है, यानी नहीं जाती है। ठीक है, अब उसके बाद जो है इनका भी शासन, सिकंदर लोदी का भी, इन्होंने ये काम किया। अब बोला भाई हम भी बूढ़ा हो गए, अब क्या किया जाए, तो उन्होंने जो है इब्राहिम लोदी को शासक बना दिया। किसका? तो लोदी वंश का। अब इसका जो अगला शासक आता है लोदी वंश का, वे इब्राहिम लोदी आता है। अब बेचारा इब्राहिम लोदी क्या करे, ये वंश का अंतिम शासक तो था ही, लेकिन इनका घर का भेदी लंका उजाड़ दिया। अब इनको खुदे नहीं पता था जो आखिर में कौन था मेरा घर का भेदी। अब जो है मान के चलते हैं, यहाँ पर एक लोदी है, जिसका है यहाँ पर लोदी इब्राहिम लोदी शासन करता है। अब दिल्ली पे इब्राहिम लोदी शासन करता है। उसका बगल का जो क्षेत्र था पंजाब का, वहां पर इसका आलाम खान, इसका भतीजा था, वहां का सूबेदार था आलाम खान। ठीक है, अब एक और साइड में एक राजा था, उसका नाम था यानी राणा उसका नाम था राणा संघ। ठीक है, अब बेचारा क्या करे। अब लोदी वंश के जो, अब इब्राहिम लोदी जो था, आते आते बेचारा जैसे आया 1518 ईस्वी में खेतली में युद्ध में, अब राणा संघ ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। अब इब्राहिम लोदी को हरा दिया, तो पर भी जो है इब्राहिम लोदी धन लूटने के लिए ज़्यादा नहीं दिया, बहुत मिनिमम ही, कम में मात्रा में जो है हरा पाया था, कुछ ही क्षेत्र को हरा था। अब जो है, अब राणा संघ एवं इनका जो भतीजा था आलाम खान और दौलत खान, वे बाबर को आमंत्रित कर देता है। जो बाबर भाई
हमारे राज दरबार में बहुत सारे, मेरा चाचा जी जो है सोना रखा हुआ है, चांदी का सिक्का रखा हुआ है, आके लूट लो, और साथ में हमको कुछ नहीं देना, बस उसका जो एरिया है जिस पे वे कब्जा किया हुआ है वे एरिया हमको नियुक्त कर देना। बोला ठीक है भाई। अब बाबर को देखिए, बाबर बेचारा का मजबूरी था जो भारत पे आक्रमण करना, एक तो उसको ऑफर मिल रहा था। अब बाबर जो है वे फारगाना में रहता था। बाबर कहाँ पर था? तो फारगाना में था। अब जो है फारगाना में बाबर था। बाबर कहाँ पर था? तो फारगाना में था। फारगाना, बाबर जो है फरगाना में था। और फरगाना जो था, अब एक फरगाना में था, लेकिन एक अफगानिस्तान में काबुल नामक शहर थी जो कि पहाड़ों के बीच में है और देखने में बहुत सुंदर है। वे जो है, अब बाबर सोचता था जो किसी प्रकार से हम काबुल पे आक्रमण करें और काबुल को अपना क्षेत्र बनाए। और इसका इन्होंने लेकिन काबुल पे आक्रमण करने के लिए समकंद पे आक्रमण किया और यहाँ के क्षेत्र को जीता। बाबर जो है समकंद पे आक्रमण किया और समकंद के क्षेत्र को जीता काबुल पे आक्रमण करने के लिए। लेकिन तब तक क्या होता, अब जो है समकंद में विवाद उठने लगा और विवाद हो गया, विद्रोह होने लगा, बाबर का विद्रोह होने लगा। अब बाबर जैसे ही बाबर का विद्रोह होने लगा, विद्रोह, अब ये काबुल पे क्या आक्रमण करे, इन्होंने जो है समकान में विद्रोह समाप्त करने में लग गया, जो अब विद्रोह को खत्म करे। तब तक जो है वे फारगामा में भी विद्रोह होने लगा, फारगामा में भी विद्रोह होने लगा। अब जैसे ही फारगामा में विद्रोह होने लगा, बाबर न तो घर का रहा न तो घाट का रहा, इस राज्य से भी गया, इस राज्य से भी गया, काबुल भी इनके हाथ से गया। अब बाबर को मजबूरन था जो वे भारत पे आक्रमण करे। अगर भारत पे अगर आक्रमण नहीं करता तो बाबर जो था वे किस प्रकार से जिंदगी गुजारता, एक आदिवासी के तरह, और आदिवासी की तरह जंगल में रहता था बाबर। और बाबर के पास इतनी क्षमता नहीं थी जो अब फिर से भी अफगान में आता राजगद्दी संभालने के लिए, या सकंद में आता राजगद्दी संभालने के लिए, या फिर काबुल पे आक्रमण करता। तब तक में इधर से जो है राणा संग और इब्राहिम लोदी का जो भतीजा था आलम खान और लोद यानी दौलत खां, उन्होंने जो है बाबर को आमंत्रित कर दिया जो मेरे भाई तू आ जा मेरे दिल्ली में, दिल्ली में बहुत सारे सोना चांदी मिलेगा, तू यहाँ से सिक्का तो लूट लेना, लेकिन उसका जो राजपाट होगा वे हमारे नाम कर देना। बोला बाबर ठीक है भाई, मैं आप तो आ रहा हूँ। और जो है अब आलम खां पंजाब का सूबेदार था, बाबर को पंजाब घुसवा दिया। अब पंजाब होते होते बाबर खां पंजाब घुसा, हरियाणा घुसा, हरियाणा घुसते घुसते आके दिल्ली में आके, और एक दिल्ली में जो है पानीपत, पानीपत नाम का एक जगह है, पानीपत, जहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब ये जो है पानीपत में गया, और पानीपत में इन्होंने तो 3 जगह से हारा हुआ था। कहाँ कहाँ से? तो यानी फारगामा से हारा हुआ था, उसके बाद सकंद से हारा हुआ था, और काबुल से भी हारा हुआ था। इनको युद्ध नीति पता था। वे रूबी पद्धति द्वारा तोप सजाकर और तुगलनामा पद्धति द्वारा जो है सैनिक सजा के इन्होंने इब्राहिम लोदी को मारना स्टार्ट किया। अब बाबर जैसे ही किस किस पद्धति द्वारा? तो रूबी पद्धति द्वारा तोप सजाकर और तुगलनामा पद्धति द्वारा सैन्य सजाकर। अब देखिए दोस्त, ये जो है रूबी पद्धति क्या होता है। अब जो है सबसे पहले हम लोग तुगलनामा पद्धति का जो लाइनिंग था ये इस प्रकार से था। अब बाबर जो सैनिक लगाया हुआ था वो इस प्रकार से लगाया हुआ था, यानी आधा चांद के आकार का। ठीक है। उसके बाद साइड साइड से तोप लगाया हुआ था, रूबी पद्धति से तोप सजा के। अब जो है इधर से इब्राहिम लोदी को जैसे ही पता चला जो बाबर दिल्ली में घुस गया है, इब्राहिम लोदी बोलता है जो आक्रमण करो। अब क्या पता इब्राहिम लोदी को तो कानो कानो खबर नहीं था जो इसका घर का बेदी लंका उजाड़ रहा है। अब बोला कोई बात नहीं। अब आलम खान कहता है जो कोई बात नहीं है, छोटा सा राजा है, मार के भगा देंगे। अब जो है इब्राहिम लोदी जो है उन्होंने जो है जाके सेना को इस कतार में लगाया, इस कतार में सेना को लगाया। अब तो बाबर जानता था जैसे ही इब्राहिम लोदी के सेना इस बीच में आएगा, एक इशारा पे मेरा सब सेना हट जाएगा। ठीक है, ये सेना को पूरा सिखा दिया था।
अब जैसे ही इब्राहिम लोदी ने इस पे आक्रमण किया तो इन्होंने कहा क्या जो ठीक है आक्रमण करो, और जैसे ही आक्रमण हुआ इब्राहिम लोदी का सेना इस बीच में आया और बाबर की सेना हटी और साइड पीछे से तोप लगल था, तोप का गोला चारों ओर से गिरा और इसको पराजित कर दिया, बुरी तरह से कूटा इब्राहिम लोदी को। अब इब्राहिम लोदी को जब बुरी तरह से कूटा तो बेचारा क्या करता। यह जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो युद्ध में शहीद हुआ। इनसे पहले कोई भी शासक युद्ध में शहीद नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि कोई धोखे से मरता था, कोई गद्दारी करके मार दिया गया था या किसी को साजिश के तहत मारा था, लेकिन ये पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध का मैदान में मरा। उसका नाम था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में कौन कर देता है तो बाबर कर देता है। और बाबर जैसे ही 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई करती है और पानीपत में इब्राहिम लोदी को मारता है, तो इब्राहिम लोदी मरने के बाद जो है ये बाबर मुगल काल का आरंभ करता है। किस चीज का? तो मुगल काल का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे मुगल काल के बारे में, बाबर डावर लावर सावर जो भी आएगा उनके बारे में जानते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है फिर उधर हम लोग 1847 तक चले जाएंगे। उसके बाद जो है आते रहेगा ब्रिटिश सरकार, ये वो जो भी होगा जिधर, अब आगे देखते जाएंगे, ठीक है। अब ठीक है, इतना तो समझ ही गए होंगे। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग लोदी वंश से लेके बाबर तक की कहानी को जाने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब बाबर डावर जो भी आएगा उनको जानते रहेंगे, ठीक है दोस्त। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।